जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 5 मार्च 2025 की न्यूज़ को सिम्प्लीफाई करेंगे। अ, काफ़ी सारी आज न्यूज़ है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे एंटार्क्टिक सरकमपोलर करंट। ओके, सबसे पहले ये है चीज़ है क्या भाई? तो ये एक ओशन करंट है, ठीक है? ये इसकी जो स्पीड है वो धीरे-धीरे स्लो डाउन हो रही है, ये स्टडीज़ ने बताया था इसलिए न्यूज़ में था। ओके, सबसे पहले हम ओशन करंट का मैप देख लेते हैं और ओशन करंट होते क्या है भाई? तो ओशन करंट कुछ भी नहीं है, कोई भी फ्लोइंग वाटर है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई वाटर फ्लो कर रहा है, उसको हम ओशन करंट बोलेंगे। अब ये दो तरीके का हो सकता है, या तो ये कोल्ड हो सकता है या तो ये भाई वार्म हो सकता है। अभी कौन सा है यही हमें ध्यान देना पड़ता है। देखो, पहले भी मैंने बहुत बार ये करवाया हुआ है, फिर से एक और बार करवा रहा हूँ तो थोड़ा जल्दी चलेंगे। शुरू हमारा होता है ये जापान के एरिया के साइड से, यहाँ से शुरू होता है, ठीक है? यहाँ से जो बीच से करंट, अभी देखो सनलाइट जो है वो तो हमेशा अर्थ के वो ITCZ में ज्यादा पड़ रही है, राइट? ट्रॉपिक्स में कैप्रिकॉन से लेकर अपना कैंसर तक ज्यादा है। इन शॉर्ट जो ये ट्रॉपिकल एरिया है वहां पे ज्यादा पड़ी। और अगर यहाँ पे सनलाइट ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है कि जो इक्वेटर के एरिया से करंट हो रहे हैं वो सारे के सारे करंट हमारे वार्म होंगे। ओके, अभी देखो यहाँ से करंट निकल रहा है। सबसे पहला हमारा करंट है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। क्या है? इक्वेटोरियल। और साथ में ये नीचे वाला होगा वो क्या होगा? साउथ इक्वेटोरियल करंट। सेम। अब ये पानी आगे जा रहा है, देखो आगे गया तो टकराया होगा ना, डेफिनेटली यस। तो एक ब्रांच टकराई वो हमारा हो गया ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, क्योंकि ईस्ट बाजू है ऑस्ट्रेलिया की। और जो ऊपर गया वो हो गया कुरोशियो करंट। और ये दोनों के दोनों वार्म होंगे, क्योंकि गर्म पानी था ना, और गर्म पानी एक टकरा के एक लेफ्ट हुआ एक राइट हुआ। ओके, फिर ये करंट आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए अफ्रीका से टकराया। तो देखो, जो एक ब्रांच टकराई उसको हमने बोला अगुलहास, और जो ये मेडागास्कर की बाहर बाजू आया उसको हमने बोला मोजाम्बिक। और ये दोनों के दोनों अगेन वार्म करंट है। और थोड़ा सा पानी ना ऊपर भी गया होगा, इसको हम बोलेंगे मॉनसूनल करंट। ठीक है, मॉनसून करंट जो इंडिया के बाजू आता है ना, मॉनसून करंट। ओके, अभी देखो यहाँ पे टकराया तो ऐसा नहीं है ना कि सारा पानी लेफ्ट राइट ही हो जाएगा, कुछ वापस भी जाएगा। कुछ टकरा के वापस जाता है ना पानी, आप खुद देख लेना दीवार पे मार के। तो जो वापस जाएगा वो हमारा हो जाएगा इक्वेटोरियल काउंटर करंट। अब ये भी काउंटर जो भी है वो भी क्या है? वार्म ही है। तब तक जितने भी आ रहे हैं ना सारे वार्म वार्म आ रहे हैं, ठीक है? अब ये पानी और आगे बढ़ा, यहाँ से बढ़ रहा है। अगेन यहाँ से एक लेफ्ट मारा, एक राइट मारा। जो लेफ्ट मारा उसको हम बोलेंगे ब्राजीलियन करंट। और जो ये ऊपर की बाजू गया है उसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अगेन इक्वेटर नॉर्थ में जा रहा है और इक्वेटर की बाजू जा रहा है, सॉरी इक्वेटर से नॉर्थ की हो जा रहा है, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल। और ये आगे जाके जब अमेरिका की कोस्ट तक पहुंचता है तो वो हो जाएगा हमारा गल्फ स्ट्रीम। ओके, ये भी वार्म है क्योंकि वही ऊपर गया ना, इक्वेटर वाला ही ऊपर गया, तो गल्फ स्ट्रीम। और यहाँ पे ब्राजील पड़ता है तो इसलिए ब्राजील। सिंपल है, सारे वार्म हमारे हो गए हैं। एक छोटे छोटे जो बाकी रह गए उसको देख लेते हैं। यहाँ से फिर ये पानी सेम वापस आया, आगे गया, वो सब वार्म ही है, यही सेम पानी है, ठीक है? सेम एरिया है ये वाला। ओके, अभी हल्का सा जो ऊपर की बाजू भी वार्म करंट पहुंच रहे हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखो, जो ये कुरोशियो है वो यहाँ पे टकराता है, ठीक है? टकरा के हल्का सा वापस जाता है, तो नॉर्थ में पैसिफिक के एरिया में है ना, पैसिफिक ओशन में नॉर्थ एरिया में है, तो ये भी रिलेटिवली वार्म है, रिलेटिवली वार्म है। और फिर ये रिलेटिवली वार्म जब अमेरिका की, यही है देखना, क्योंकि अर्थ तो गोल है ना, तो यही है करंट जो यहाँ पे हमें आ रहा है। तो यही जब यहाँ पे टकराएगा तो एक ब्रांच होगी वो ठंडी जाएगी, जो एक ब्रांच होगी वो गर्म जाएगी। हम याद कैसे रखेंगे? तो जो गर्म होता है वो हमेशा ऊपर जाता है ना, तो इसीलिए ये ऊपर जाएगा, वो हमारा अलास्का वार्म होगा, अलास्का करंट वार्म। और जो नीचे आ गया वो ठंडा होता है, क्योंकि ठंडा हमेशा सिंक करता है, तो वो कैलिफोर्निया वो हमारा ठंडा हो गया। सिंपल। और यहाँ से भी गल्फ स्ट्रीम भी आगे जब बढ़ती है तो यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनती है, जैसे यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक बन रही थी, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक बनती है, क्योंकि अटलांटिक ओशन में है। इधर भी सेम, जो ऊपर गया नॉर्थ अटलांटिक की एक ब्रांच, क्योंकि यूरोप से टकराया तो एक ऊपर एक नीचे जाएगा ना, तो जो ऊपर गया वो नॉर्वेजियन। ऊपर क्यों गया? क्योंकि हमेशा गर्म ऊपर जाता है, और नीचे जो आया वो कैनरी। और ये नीचे आया है उसका मतलब क्या है? ये ठंडा है। ओके, डन है, सारे के सारे आपके वार्म हो चुके हैं। अभी ठंडे को देख लेते हैं। तो देखो, नॉर्थ से शुरू करते हैं, तो देखो ये जो एरिया है वो भी ठंडा है और ये एरिया है वो भी ठंडा है। तो यहाँ से जो आ रहा है, जो सबसे पहला ओयाशी हो गया, यहाँ पे नीचे कुरोशिया था, ये वाला ओरायाशी हो। फिर यहाँ पे आ जाइए तो ग्रीनलैंड से जो आता है वो ठंडा करंट है। फिर ये वाला एरिया है लेब्राडोर, तो लेब्राडोर कुत्ता भी होता है वैसे, याद रख लीजिए, तो ये वाला भी ठंडा है। तो ये तीन हो गए ऊपर, ठीक है? लेब्राडोर, ग्रीनलैंड और ओयाशियो। और ये कैनरी तो मैंने आपको बता ही दिया है, और यहाँ पे कैलिफोर्निया बता दिया है। याद कैसे रख सकते हैं? सी सी, कोल्ड है, ठीक है? कैलिफोर्निया, कैनरी कोल्ड है। ओके, अभी यहाँ पे नीचे से शुरू करते हैं। तो देखो ये भी ठंडा एरिया है, तो यहाँ से जो भी इमर्ज हो रहे हैं सारे के सारे ठंडे करंट होंगे, कोल्ड करंट होंगे। तो देखो यहाँ से ये निकला एंटार्क्टिक सरकमपोलर करंट, जो कि न्यूज में है।
ये वाला करंट सबसे पहले अफ्रीका से टकराया और ऊपर चढ़ा, तो इसको बोलेंगे बेंजुएला करंट। और यहाँ पे ना नहीं है, मैं मेंशन कर देता हूँ, एक सेकंड, ब्लू कलर, ब्लू कलर, ओके। यहाँ से एक करंट जाता है ना, ये सबसे पहला पेरू करंट बन गया, ठीक है। वो मेरा बताना रह गया था। सबसे पहले यहाँ से निकलते हुए ये अमेरिका से टकराया और जो ऊपर गया वो पेरू करंट, क्योंकि ठंडा पानी है, टकरा के एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, दोनों ठंडा ही रहेंगे। फिर यहाँ से टकराते हुए हल्का सा ना यहाँ पे भी ऊपर जाता है, ये जो ऊपर जा रहा है ना वो भी एक कोल्ड करंट है और इसको हम बोलते हैं फाकलैंड करंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाकलैंड करंट। दूसरा इसका नाम क्या है, मोवालियन करंट, सॉरी मोवालियन नहीं, मालवीनास, मालवीनास, ठीक है। ये मैं इधर नंबर दे देता हूँ 1, सॉरी छोटा कर देते हैं इसको, ये 1 नंबर दे दिया, ठीक है। ये है अपना मालवीनियन या फिर फाकलैंड करंट, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये न्यूज में था, ठीक है। और ये भी वार्म करंट है, क्योंकि यहाँ से समझ लीजिए कैसा जा रहा था तो हल्का पानी ऊपर गया, ओके। फिर ये पानी आगे बढ़ता है अपना, ठीक है, आगे बढ़ 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 के अफ्रीका से टकराता है, तो यहाँ से जो ऊपर जाता है वो हमारा बेंजुएला करंट हो गया। याद कैसे रखेंगे इसको, तो देखो बी फॉर ब्राजील, बी फॉर बेंजुएला, बी हमेशा साथ में आते हैं, ओके। फिर ये पानी और आगे गया, ऑस्ट्रेलिया से टकराया, तो ये हमारा बन गया वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, और ये भी कोल्ड करंट है, ओके। तो ये सारे के सारे हमारे करंट हो गए। इसके अलावा और कोई करंट खास है नहीं, और होगा तो मुझे भी ध्यान नहीं है, ओके। इसमें देखो एक चीज आपको सेम दिखेगी कि आगे पानी कौन सा गया, तो सिर्फ इसी का गया है, एंटार्क्टिक सरकमपोलर करंट। अभी देखो ये पूरे के पूरे ग्लोब में है ना, क्योंकि अर्थ तो हमारी पूरी गोल है, ये हिस्सा यहाँ से जुड़ा ही, तो ये एक लौता करंट है, इट इज ओनली करंट जो कि पूरी की पूरी अर्थ में हमें ऐसे गोल घूमते हुए दिखता है। और एंटार्क्टिक सरकमपोलर क्यों बोला है, क्योंकि एंटार्क्टिक को चारों बाजू से ये ऐसे घेर लेता है, चक्कर लगा देता है, ओके। अभी हम ऊपर से देखते हैं, अगर एंटार्क्टिक वाला रीजन देखते हैं तो यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है ना कि ये रहा अपना एंटार्क्टिक सरकमपोलर करंट, ये देखो पूरा लगा रहा है ना, इसी को हम सीधे में देख रहे थे, फ्लैट में देख रहे थे। अभी देखो ये काम क्या करता है, तो ये बहुत ही पावरफुल करंट है, एकदम सीधा बह रहा है, एकदम स्ट्रेट है, देखो एकदम स्ट्रेट घूम रहा है ना, सीधा एकदम स्ट्रॉन्ग करंट है। तो ये कोई भी वार्म पानी को, गर्म पानी को इसके एरिया में घुसने नहीं देता है। सिर्फ पानी ही नहीं, कोई एक्स्ट्रा कोई ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज भी घुसने चाहेंगे तो घुसने नहीं देगा, क्योंकि पावरफुल करंट है, ओके। इसके आजू बाजू में एरिया कौन सा पड़ता है, मतलब कौन कौन सी जगह है, तो भाई यहाँ पे रेड सी है, वेडल सी है, फिर अपना ये डायरेक्ट पैसेज है, और कायदे से मैं बोलूंगा अपना एंटार्क्टिक का मैप देखिए और खुद देख लीजिए। मैंने क्योंकि यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये वैसे भी न्यूज में रहा है ये रीजन, तो देख लीजिएगा। अभी देखो ये करंट स्ट्रांग है तो किसी गर्म पानी को या कोई स्पीशीज को आने नहीं दे रहा है, और एंटार्क्टिक का रीजन खराब नहीं हो रहा है। पर अगर ये करंट स्लो हो जाता है, मतलब इसकी स्पीड धीरे हो जाती है, तो ये कमजोर हो गया, और अगर कमजोर हो गया तो कुछ भी इधर घुसने आएगा तो आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो न्यूज में यही था कि ये करंट स्लो हो रहा है, मतलब कि ये एरिया खराब हो सकता है, ठीक है, ओके। और हल्का सा मुझे क्या बताना था, हाँ शायद ये रह गया, ये सरकमपोलर तो है ही, साथ ही साथ ये भी उल्टा होता है, तो इसको एंटार्क्टिक सब पोलर भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी है, ठीक है। ये देख लेना, यहाँ पे लिखा ही हुआ है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक है, चलिए। और इसका जो उल्टा पड़ता है वो क्या, वो ईस्ट विंड ड्रिफ्ट, कुछ भी खास नहीं है, ओके। अभी देखो यहाँ पे, तो ये एसीसी जो है एंटार्क्टिक सब सरकमपोलर पैसिफिक करंट, या फिर सिर्फ करंट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट विंड करंट है अर्थ में, ठीक है। इट इज ओनली करंट गोज ऑल अराउंड द प्लानट, सॉरी अटलांटिक पैसिफिक इंडियन ओशन सबको कवर करता है। यस, इट इज टाइप ऑफ कोल्ड करंट, बैरियर की तरह काम करता है, वार्म वाटर को घुसने नहीं देता है, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस करता है अपटेक ऑफ हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ओशन, ठीक है। इन्वेजिव स्पीशीज को आने से ब्लॉक करता है, ग्रेट। रीजंस क्या क्या है इसको भाई बुरे होने का, आप खुद दिमाग लगाइए क्या क्या होगा। तो भाई ओशन करंट को क्या क्या इफेक्ट करता है, तो ओशन करंट को इफेक्ट करता है उसकी सैलिनिटी, मतलब कि नमक कितना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक काम कीजिए, सॉरी, ओशन करंट को इम्पैक्ट करती है उसकी सैलिनिटी, साथ ही साथ वहाँ का टेम्परेचर, फिर भाई विंड भी इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। फिर अपना ये सनलाइट भी इम्पैक्ट करेगी, तो ऐसे बहुत कुछ इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। आपको दिमाग, मतलब आपके पास दिमाग है इतना, ओके। फिर देखो यहाँ पे पहला ही पॉइंट क्या लिखा हुआ है, चेंज इन ओशन सैलिनिटी, और यहाँ पे एक टर्म दी गई है एंटार्क्टिक बॉटम वाटर। अभी ये चीज क्या है, ये कायदे से आपको समझने की है। देखो
नाम में क्या है, नाम को पहले हम तोड़ देते हैं। एक तो है एंटार्क्टिक, तो मतलब एंटार्क्टिक के रीजन में हो रहा है, और दूसरा है बॉटम वाटर। बॉटम मतलब कि जो एकदम ही नीचे है, ठीक है, बॉटम पे है, वैसा वाटर। ओके, तो कोई भी वाटर बॉटम में कब जाता है, खुद दिमाग लगाते हैं हम। तो कोई भी वाटर जितना ही, कोई भी वाटर जितना ही सॉल्टी है, ठीक है, सॉल्ट है जिस भी वाटर में ज्यादा, और जो भी वाटर ज्यादा कोल्ड है वो नीचे जाएगा, राइट। ये कॉमन सेंस, आप खुद इसको देख लेना, आप कर सकते हो कि सॉल्टी और कोल्ड वाटर होता है वो सिंक करता है, ओके, जो और जो वार्म वाटर होता है वो राइज करता है, ऊपर आता है। इसीलिए क्लाइमेट चेंज की वजह से हम बोलते हैं ना कि सी वाटर राइज हो रहा है, यस। तो ये जो एरिया है ना, ये एकदम ठंडा एरिया है। तो जो ठंडा एरिया होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, जैसे ये अंटार्कटिक ये वाला रीजन है ना, ये एकदम ठंडा है और ये एकदम फ्रीज हो चुका है। तो कोई भी एरिया फ्रीज हो जाता है ना, तो वो तो प्योर पानी होता है, फ्रीज हो गया ना तो वो प्योर पानी पड़ा हुआ है, और तो उसके आजू बाजू का जो सॉल्ट है वो भी आजू बाजू के पानी में घुस जाएगा। तो जो आजू बाजू का पानी है वो और ज्यादा सॉल्टी हो जाएगा, और ज्यादा सॉल्टी हो गया उसका मतलब क्या है कि ये और ज्यादा डेंस हो गया, ठीक है। और ज्यादा डेंस हो गया मतलब कि ये और ज्यादा सिंक करेगा, ओके। तो अभी ये चीज बरकरार है, समझ लीजिए कि ये रीजन सब पिघलने लगता है, और ये जैसे ही पिघलेगा तो क्या होगा, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर इसके अंदर इन्फ्लक्स करेगा। फ्रेश वाटर जैसे ही इन्फ्लक्स करेगा तो क्या होगा, जो ये सॉल्टी वाटर है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगा, और नॉर्मल होने लगेगा तो ये पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा। तो जो हमारा बॉटम वाटर है, जो कि मैंने आपको बोला कि हाँ भाई बॉटम वाटर क्या है, तो जो हमारा सॉल्टी और कोल्ड वाटर जो है वो जो नीचे सिंक कर रहा है और जो बह रहा है एंटार्क्टिक यहाँ पे, ये सारा का सारा डेंस वाटर है। वो जो डेंस वाटर है ना वो वीक हो जाएगा, उसका मतलब है हमारा एंटार्क्टिक बॉटम वाटर जो है वो वीक हो जाएगा। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भाई, तो पूरे की पूरी ना साइकिल होती है। अगर ये ठंडा ठंडा पानी है और यहाँ से बह रहा है, और ये डेंस पानी है जो कि बह रहा है, अगर ये वीक हो जाएगा, ये सबके साथ डाइल्यूट होने लगेगा, सबके साथ मिल जाएगा, और सबके साथ मिल जाएगा तो देखो हमारी साइकिल है ना, तो ये ठंडा पानी धीरे धीरे ठंडा ही खत्म हो जाएगा और गर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो मोजाम्बिक करंट गर्म है, ब्राजीलियन करंट है, धीरे धीरे ये भी गर्म हो जाएगा और सब तबाह हो जाएगा, हमारा क्लाइमेट ही बिगड़ जाएगा। ओके, तो बॉटम वाटर जो फिनोमिनन है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो सॉल्ट और कोल्ड वाटर की बात कर रहे हैं, जो कि अंटार्कटिका के आजू बाजू घूम रहा है। और ये एकदम ही डेंस वाटर है जो बॉटम बनाता है, मतलब जो सबसे नीचे ऐसे ऐसे राउंड लगा रहा है, घूम रहा है, और ये खराब हो जाएगा तो हमारा क्लाइमेट खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, फिर चेंज हो जाएगी हमारी विंड पैटर्न और पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट होगा। पॉजिटिव फीडबैक लूप क्या होता है, देखो, फीडबैक लूप क्या होता है, एक चीज का दूसरी चीज पे इम्पैक्ट पड़ना, दैट्स इट। समझाता हूँ अभी ये काम कैसे कर रहा है, देखिए। ओके, यहाँ पे समझ लीजिए एंटार्क्टिक हमारा मेल्ट हो गया, ठीक है, धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गया है। ये जैसे ही मेल्ट हो रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से वार्मिंग हमारी और बढ़ेगी, ठीक है, वार्मिंग और बढ़ेगी। वार्मिंग और बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारा भाई, और गर्मी बढ़ रही है तो ये और ज्यादा मेल्ट होगा, ठीक है। और ये जितना मेल्ट हो रहा है उतना उसका एल्बिडो कम होता जा रहा है, क्योंकि व्हाइट जो चीज होती है उसका अल्बिडो ज्यादा होता है। अल्बिडो मतलब जितना वो आप रिफ्लेक्शन कर सकते हो, कोई भी सनलाइट पड़ती है तो आप रिफ्लेक्ट कितना कर देते हो, अल्बिडो। तो इसका जो अल्बिडो है वो कम होता जा रहा है। अल्बिडो कम मतलब अगेन क्या है, और ज्यादा हीट का अब्जॉर्प्शन होगा और ज्यादा हीट आएगी तो और ज्यादा हमारी वार्मिंग होगी, और वार्मिंग तो और मेल्ट, और मेल्ट तो और अल्बिडो, वही पूरा साइकिल चलता रहेगा। मतलब एक का इम्पैक्ट दूसरे पे आया और वो बढ़ गई चीज, फिर उसका आया तो और बढ़ गई, और ऐसे ही बढ़ती बढ़ती जा रही है, जो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक लूप, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव। इन शॉर्ट कोई भी चीज हो रही है उसको आप बढ़ोतरी करते जाते हो तो वो पॉजिटिव फीडबैक लूप है। इसका उल्टा ही क्या होता है, तो नेगेटिव फीडबैक लूप होता है। देखो नेगेटिव में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल उसका मैं देता हूँ आपको, एक सेकंड। कि समझ लीजिए हमारा टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, टेम्परेचर हल्का सा बढ़ गया, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ गया तो इवापोरेशन बढ़ गया, इवापोरेशन बढ़ गया, ओके। इवापोरेशन बढ़ गया तो उससे क्या हुआ हमारा, जो ऐसा हो रहा है, समझ लीजिए कि जो लो क्लाउड है ना, लो क्लाउड मतलब दो क्लाउड होते हैं, एक हाई क्लाउड और एक लो क्लाउड। लो क्लाउड जो होता है ना वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो जो लो क्लाउड होते हैं वो ज्यादा बन गए, और लो क्लाउड ज्यादा बन गए तो उसका मतलब क्या, सनलाइट को हमने रिफ्लेक्ट ज्यादा कर दिया, तो जो अर्थ का जो अल्बीडो है वो इंक्रीज हो गया, अल्बीडो इंक्रीज हुआ। और अल्बीडो इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, हमारा टेम्परेचर अगेन घट जाएगा, ठीक है। अल्बीडो इंक्रीज मतलब टेम्परेचर जितना आ रहा है उसमें हम ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो घट दिया,
तो यह क्या हो गया, ये नेगेटिव फीडबैक लूप हो गया कि कायदे से टेम्परेचर बढ़ने से शुरू हुआ था बट अंत हुआ किससे, टेम्परेचर कम होने से। ओके, तो ये है नेगेटिव फीडबैक लूप। तो ये पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाएगा हमारा ये वीक अगर होता है एसीसी तो ये पॉजिटिव बनाएगा। ओके, पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ सकते हैं, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, ग्लोबल वार्मिंग एक्सीलरेट, फूड वेब में दिक्कत होगी और ग्लोबल ओशन करंट जो है उसके सर्कुलेशन में भी चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ओके, काफी बड़ा टॉपिक रहा बट समझना भी काफी कुछ जरूरी था, इसलिए चलिए अभी इसको देख लीजिए। ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ट्रिब्यूनल्स को। ये किसके अंदर बनती है, तो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के अंदर आप काम कीजिए, उसको स्ट्रेंथन कीजिए, अच्छी बात है। ट्रिब्यूनल सबसे पहले तो होती क्या है, इट इज क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल मतलब उनका नॉर्मल काम के साथ साथ ये जुडिशियल काम भी कर रहे हैं। ये एडजुडिकेट करते हैं डिस्प्यूट रिलेटेड टू स्पेसिफिक मैटर, क्योंकि अलग अलग ट्रिब्यूनल होती है ना, अपनी एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, बहुत कुछ है। आप यूजुअली किसका सुनते होगे, तो भाई एनजीटी का आप बहुत सुनते होगे, वो है कि भाई एनजीटी बहुत न्यूज में होती है तो सब उसका बहुत सुनते हैं। एनजीटी स्टैंड्स फॉर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। फिर इवन ये भी न्यूज में होती है बहुत बार, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल। फिर आर्म फोर्सेस की ट्रिब्यूनल होती है, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, वो भी आपको देखने को मिल रही होगी, कभी कभी आ जाती है। ठीक है, चलिए काफी है जो भी हो। तो बहुत सारी ट्रिब्यूनल्स होती है। ओके, और ये ट्रिब्यूनल्स जो होती है उसको कब बनाया गया था, तो 42nd अमेंडमेंट हमने लाया था और उससे पार्ट 14A को ऐड किया गया था। ओके, 14A। और कौन से दो आर्टिकल हमने ऐड किए थे, तो वो आर्टिकल 232A और 232B। अरे यार क्या उल्टा बोल रहा हूँ, 323A और 323B। ऐसा कई बार मेरे से हो जाता है, पढ़ कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। ओके, दोनों में फर्क क्या है भाई, तो जो हमारा ए है 323A जो है वो इम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि आप अगर कोई भी चाहो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना सकते हो। ठीक है, याद रखना पार्लियामेंट को करता है। ओके, मार्क आउट कर देता हूँ, यहाँ पे पार्लियामेंट है और ये सेंट्रल लेवल पे एज वेल एज स्टेट लेवल पे बना सकती है। ठीक है, जबकि जो हमारा बी है 323B वो बात करता है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो बना सकता है और उसमें सर्टेन सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो जो हमारा ए है उसमें पार्लियामेंट बनाता है, दोनों लेवल पे बना सकता है, जबकि बी है वहां पे पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट बनाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम इसको याद रखेंगे। ओके, बाकी सब फालतू बातें हैं, बाकी कुछ नहीं है कि भाई क्या ट्रिब्यूनल में हमें दिक्कत आ रही है, यहाँ से देख लेते हैं। तो भाई एग्जीक्यूटिव पावर सिलेक्शन प्रोसेस में यूज होती है तो वो दिक्कत है। फिर पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे बताया जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है उसमें 7,000 जितने केसेस पेंडिंग है और जो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल उसमें 18,000 जितने केसेस पेंडिंग है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, स्केलिंग की कमी है, सर्विस कंडीशन बुरी है, ओवरलैप होता है जुडिक्शन रेगुलर कोर्ट के और ट्रिब्यूनल के। भाई ओके ओके नॉर्मल है। वे फॉरवर्ड क्या है, तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस हमें देनी चाहिए। फिर एक हमें नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाना चाहिए जो कि इसी की सब मैटर्स को देखेगा। टाइमली अपॉइंटमेंट और स्टाफ की इंप्रूवमेंट हमें करनी चाहिए। ठीक है, सब नॉर्मल बात है। ठीक है, मेन तो यही जो इतना सा हिस्सा है यही हमें याद रखना है। और हाँ, दूसरी आप सारी ट्रिब्यूनल देख लो ना, तो एक बार सबके एक्ट देख लेना। एक्ट आपको देखने हैं कि कौन से एक्ट ये किस ट्रिब्यूनल को बनाया गया है। 4-5 ट्रिब्यूनल देख लेना जो बड़ी बड़ी है, बाकी कुछ की जरूरत नहीं है। चलिए काफी है, इधर आ जाइए बाजू में, यहाँ पे बता ये नहीं है काम का इतना, एम्प्लॉयमेंट है ये मानधन भी हटा दीजिए। ओके, यहाँ पे आ जाइए। इंडिया इज लुकिंग फॉर ओवरसीज कॉपर डिपोजिट टू सिक्योर द कॉपर सप्लाई। ओके, रिसेंटली हमने जाम्बिया के अंदर 9,000 स्क्वायर किलोमीटर जितना ब्लॉक लिया है जहाँ पे हम माइनिंग करेंगे कॉपर की। ओके, कॉपर हमारे क्रिटिकल मिनरल के अंदर लिस्टेड है। ये डक्टिलिटी इसकी हाई होती है, मेलिएबिलिटी भी हाई होती है, थर्मल इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है वो भी हाई रहती है, अच्छी रहती है, और ये कोरोजन से रेजिस्टेंस करता है। और हाँ भाई, ये दोनों में फर्क क्या होता है, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी है क्या, तो मेलेबिलिटी क्या होता है कि किसी भी चीज को हम कितना प्रेस कर सकते हैं, कितना हैमर वैमर कर सकते हैं, उससे जो भी चेंज शेप होता है वो मेलेबिलिटी हो गई। और डक्टिलिटी मतलब कितना उसको खींच सकते हैं, पुल कर सकते हैं, उससे जो चेंज करेंगे वो डक्टिलिटी होगी। देखो खींच खींच के मैं क्या करूंगा, किसी को वायर जैसा बना सकता हूँ, और प्रेस कर करके क्या बनूंगा, मैं किसी को एकदम ही शीट मतलब एकदम ही पतला कर सकता हूँ, राइट। यही होता है। ओके ठीक है,
कॉपर आपका खुद पता है, कॉपर वायर सब हमारी इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज होते हैं, ये सब नॉर्मल बात है। कॉपर कहाँ से निकलता है, तो इसके नेचुरल और होते हैं कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड। बहुत सारा इसकी हर एक जगह में इसका यूज होता है, तो वो याद रखने का जरूरत ही नहीं है कहाँ पे यूज होता है, उसको हटा दीजिए। डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए कि भाई कॉपर के रिजर्व सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, तो राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं 52%, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय राजस्थान। ओके, और हमारे यहाँ पे जो कॉपर मिलता है वो कौन सी क्वालिटी उसकी कौन सी कैसी होती है, तो भाई लो क्वालिटी होती है। सबसे बड़ी कंट्रीज कौन कौन है जो इसको प्रोड्यूसर्स हैं, तो चिली, फॉलोड बाय डीआरसी, फॉलोड बाय पेरू। ओके, काफी है इतना। फिर देखो हम दूसरे भी मेटल्स देख लेंगे पर बाद में, सबसे पहले उसके एप्लीकेशन देख लो कॉपर का। तो भाई कंज्यूमर गुड इलेक्ट्रिसिटीज में भी यूज हम करते हैं, हाउस होल्ड आइटम में यूज होता है। फिर भाई एनर्जी में यूज होता है, कोई अलॉय मतलब कि कोई अलॉय होता है, कोई मटेरियल आप मिक्स करके वो बनाते हो तो अलॉय होता है, अलॉय व्हील्स अभी अभी हमारी गाड़ियों में लगते हैं। फिर भाई पाइप्स में, इंडस्ट्रीज में, फिर जर्मिसाइड्स कोई आप लोगों को बनाना है, डिसइंफेक्टेंट्स बनाने हैं, तो वहाँ पे सब में यूज हो सकता है, और ये सब हमें पता है, राइट। ओके, दूसरे मेटल्स का देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ था, यस ये देख लीजिए। तो कॉपर तो हमने देख लिया कि भाई सबसे बड़ा रिजर्व कहाँ पे है, चिली के पास, प्रोड्यूसर चिली, एक्सपोर्टर चिली, जबकि इंपोर्टर कौन है, तो चाइना है। ठीक है, ये कॉपर का न्यूज में था, तो कॉपर का ये मैंने लिखा हुआ है। ओके, जबकि आयरन को देखते हैं, तो आयरन में सबसे ज्यादा रिजर्व भी ऑस्ट्रेलिया के पास है, प्रोड्यूस भी ऑस्ट्रेलिया करता है और एक्सपोर्ट भी ऑस्ट्रेलिया करता है, बट अगेन इंपोर्ट चाइना करता है। ओके, फिर बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट में जो अपना गल्फ ऑफ गिनी आता है ना, तो वो वाला कंट्री गिनी करता है सबसे ज्यादा, रिजर्व सबसे ज्यादा गिनी के पास है, बट प्रोड्यूस ऑस्ट्रेलिया कर लेता है, अगेन एक्सपोर्ट गिनी करता है। और चाहे इंपोर्ट कौन करेगा, तो चाइना इंपोर्ट करेगा। इंपोर्ट देखो चाइना का सब में हाई है। ये सब चीजें क्या है, ये किसी भी चीज के लिए हमारा रॉ मटेरियल हो सकती है, और चाइना देखिए रॉ मटेरियल पूरा का पूरा इंपोर्ट कर रहा है, भर भर के इंपोर्ट कर रहा है। अभी ये इंपोर्ट करके ही क्या करेगा, इससे कोई चीज बनाएगा प्रोसेस करके, और वो सब फिर एक्सपोर्ट करेगा। ओके, फिर हम कोल को देखते हैं, तो कोल में हल्का सा याद रखना है कि कोल का रिजर्व यूएसए के पास है, प्रोड्यूस चाइना करता है, एक्सपोर्ट इंडोनेशिया करता है, और इंपोर्ट जापान करता है। तो चारों कंट्री अलग है और चारों का काम इंपॉर्टेंट है। ओके, लास्ट मैंगनीज की देख ले, तो साउथ अफ्रीका, इंपोर्ट इज चाइना। ठीक है, यही क्यों मैंने मिनरल्स लिखे हुए हैं, मेटल्स लिखे हुए हैं, बताया है, क्योंकि ये जो मेटल्स है वो हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इसलिए मैंने इसी को लिखा है। ठीक है, ओके, पर्टिकुलरली इंडिया की बात कर ले तो ये देख लेना, ये इंडिया का है। आयरन ओडिशा में, कॉपर मध्य प्रदेश में, बॉक्साइट ओडिशा। ओके, ऐसे याद नहीं रखते हैं। यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश में कॉपर और मैंगनीज, फिर ओडिशा के अंदर बॉक्साइट और आयरन, और झारखंड के अंदर कोल आपको पता है, और मैंगनीज लाइमस्टोन राजस्थान। ठीक है, उसमें भी पर्टिकुलरली कॉपर कहाँ पे मिलता है, तो हमारा जो बालाघाट एरिया है मध्य प्रदेश का, वहां से 50, यहाँ पे देख लिखा हुआ था ना वैसे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बालाघाट रीजन, शायद यहाँ पे लिखा हुआ था, ये रहा बालाघाट मध्य प्रदेश। तो यहाँ से हमारा ऑलमोस्ट 50% जितना निकलता है। फिर खेतरी राजस्थान में चले जाते हैं तो 40% जितना निकलता है, और बाकी का झारखंड में हो जाता है। बॉक्साइट का देखते हैं तो बॉक्साइट 65% जितना सिर्फ हमारा कोरापुट से निकलता है, कोरापुट ओडिशा के अंदर है। ओके, फिर आयरन की बात करें तो अलग अलग रिजर्व्स है, बहुत सारी जगह पे हमें मिलता है। ओके, पर सबसे ज्यादा हमें कहाँ पे मिलता है, तो ओडिशा के अंदर। ओके, फिर देखो एक और है जो छूट गया है, वो पिछली बार पीवाईक्यू में था इसलिए बता रहा हूँ वो। अगर आपको पूछा जाए कि टाइटेनियम के बारे में मुझे कुछ बता दीजिए, टाइटेनियम, टाइटेनियम का सबसे बड़ा रिजर्व किसके पास है, तो भाई ऑस्ट्रेलिया के पास है। फिर भाई लार्जेस्ट प्रोड्यूसर का आएगा तो भी आएगा यूएस से। ठीक है, फिर लार्जेस्ट अपना एक्सपोर्टर का आएगा तो आएगा शायद, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आएगा तो चाइना, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आएगा तो यूएसए, और लार्जेस्ट इंपोर्टर आएगा तो अगेन चाइना। ठीक है, चाइना इंपोर्ट में हमेशा रहता है अगर वो रॉ मटेरियल की बात हो। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये पीवाईक्यू का पार्ट था। ठीक है, टाइटेनियम, एल्मेनाइट, रटाइल, ये सब पूछा गया था, ये किसका और है, तो ये टाइटेनियम से निकलते हैं। ओके, ठीक है, चलो फिर ये वाली न्यूज देख लीजिए, यहाँ पे देखिए वॉलस लाइन। तो देखो पैसिफिक हमारा ओशन जो है ना, वहां पे एक इनविजिबल लाइन जैसा हो गया है, मतलब लाइन एक्चुअली कुछ है नहीं, बट ऐसा एरिया हो गया है
कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म यूजुअली होता है ना वो उस लाइन को क्रॉस नहीं करता, मतलब उस से इस पार नहीं जाता है, उस एरिया के इस पार नहीं आता है, ऐसा टेरिटरी डिफाइन हो गई हो जैसे। ओके, इसी को हम वॉलस लाइन बोल रहे हैं। कायदे से मैप देखेंगे हम तो इट इज इनविजिबल बायो जियोग्राफिकल बाउंड्री सेपरेटिंग एशियन एंड ऑस्ट्रेलियन फोना। तो ओके, देख लेते हैं कहाँ पे है वॉलस लाइन। ये वाला देख लीजिए फोटो आप, ये देखो, ये जो अपना इंडोनेशिया वाला और ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है ना, यहाँ पे देखो ये लाइन पड़ती है, ये लॉस्ट स्ट्रेट ऑफ लॉम्बॉक से शुरू होते हुए फिलिप सी की ओर जाती है, सेलेब सी से करते हुए, ये है वॉलस लाइन। और ये वॉलस लाइन सीएपीएफ के पेपर में शायद पूछी हुई है, इसलिए बता रहे हैं। ये वॉलस लाइन में क्या है कि यहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पे जो फोनल स्पीशीज है, वो इस एरिया को कभी भी क्रॉस नहीं करती है, और इस एरिया की यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी करेगी ही नहीं, यूजुअली नहीं करती है। और दोनों स्पीशीज में कुछ अंतर देखने को मिलता है, मतलब आप इधर की चिड़िया देखो तो अलग है और इधर की चिड़िया देखो तो अलग है, तो इसीलिए वॉलस लाइन है, ठीक है। और वॉलस लाइन के जैसे ही सेम टू सेम हमारी क्या है, तो वेबर लाइन है। वेबर लाइन क्या बताती है, ट्रांजिशन जोन बताती है। ओके, वैसे दो और लाइन है बट उसको आप इग्नोर कर सकते हो। इन शॉर्ट आपको मैं बताऊं तो एक हमारी स्कैटर लाइन पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्केल्टर लाइन, और दूसरा हमारा पड़ता है लाइडकर लाइन, ठीक है, ये भी सेम ही है बट आप इसको इग्नोर कर सकते हो, वो भी यहाँ पे ही पड़ती है स्केलेटर और लाइडकर, पर वही सेम बात है कि स्पीशीज को अलग अलग करती है। ये दोनों जो लाइन होगी, दोनों का बस काम क्या है, तो उधर की स्पीशीज में दोनों में फर्क दिखाती है। ये जो एक ना शायद जियोलॉजिस्ट थे या साइंटिस्ट थे, पता नहीं, वॉलेस जो थे, उन्होंने मार्क किया कि भाई यहाँ पे जो इस एरिया में मुझे पंछी दिख रहे हैं, बर्ड्स ये अलग है, और यहाँ पे दिख रहे हैं ना वो अलग है, ऐसा क्यों है। फिर उन्होंने स्टडी की और पता किया कि भाई ऐसा ही एक इनविजिबल एरिया जैसा हो गया है वॉलस लाइन की, यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं करता है, और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हमें फर्क देखने को मिलता है। दैट्स इट। ओके, बस यही आपको याद रखना है। कहाँ से शुरू होते हुए कहाँ पे खत्म होती है, तो ये लॉम्बॉक स्ट्रेट से शुरू होते हुए फिलिप सी से एरिया में खत्म होती है, मैकेसर स्ट्रेट्स के यहाँ से गुजरती है। और ये वाला एरिया में हम देखें तो तिमोर सी से शुरू होते हुए अगेन ये भी फिलिप सी की ओर जाती है, वाया अपना गल्फ ऑफ गिनी के बाजू में से। ओके, अभी ये तो आपने देख लिया, साथ ही साथ इसका दूसरा जो लोकेशन हम हर बार देखते हैं उसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये लॉम्बॉक स्ट्रेट है, इसी की मैं बात कर, यहाँ से ही जो वॉलस लाइन होती है ये लॉम्बॉक स्ट्रेट से शुरू होते हैं, मकासर, मकासर से सेलेब्स, और ये यहाँ पे फिलिप सी में खत्म हो जाती है। ये वॉलस लाइन है हमारी, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा आता है सुंदा स्ट्रेट, यहाँ पे मकासर स्ट्रेट, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का। फिर एकदम बीचों बीच से हमारे यहाँ पे गुजरता है इक्वाटर। इक्वाटर सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया से क्रॉस होता है, ठीक है, सिर्फ इंडोनेशिया से, इस पूरे रीजन में सिर्फ इंडोनेशिया से। फिर सी की इंपॉर्टेंट बात कर लें तो जावा सी, बाली सी, सेलेब सी, सुलू सी, फिर यस इतना ही है, सॉरी। फिर गल्फ की बात कर ले तो गल्फ ऑफ थाईलैंड, गल्फ ऑफ टोंकिन, और ये जो एरिया है ये जो चाइना का डिस्प्यूटेड एरिया है, पहला जो डिस्प्यूटेड एरिया पारासिल है वो चाइना, थाईलैंड, वियतनाम में पड़ता है। फिर डिस्प्यूटेड एरिया जो है स्कार्बोरो आइलैंड, वो चाइना, थाईलैंड, वियतनाम प्लस फिलीपींस में पड़ता है। और फिर आखिरी वाले में इन चारों के साथ एक और कंट्री जुड़ जाती है, मलेशिया। ओके, चलिए दैट्स इट, यही था। इन शॉर्ट इनके जो स्पीशीज है उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, यही काम का था, ठीक है, चलिए। ओके, फिर क्या बताना था मुझे इम्पोर्टेंट, यस, ये देख लीजिए, इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स। तो ये वैक्सीन्स की टाइप है, उसको हम हल्का सा देख लेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत न्यूज़ में चल रहा है फिर से, और पीवाईक्यू में तो आया हुआ है इसलिए। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सबका मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी वैक्सीन है ना वो आती है एग बेस्ड वैक्सीन। एग बेस्ड वैक्सीन क्या है, तो समझ लीजिए कोई भी चीज़ है, इन शॉर्ट कोई वायरस है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है। ये कुछ भी हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन हो सकता है, वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका इलाज करना है ना, तो पहले तो इसको खुद स्टडी करना पड़ेगा कि भाई इसका बॉडी कैसा है। तो हम क्या करते हैं, ये वायरस को पहले उठाते हैं और किसी एग में डालते हैं, कोई चिकन के एग में डाल दिया हमने, ठीक है। फिर उसको बड़ा होने देते हैं, पूरा फल फूलने देते हैं, फिर उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब पहले हमने उसको एग में डाला और एग में हमने उसको बड़ा होने दिया, फिर देखा कि अच्छा इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ओके ऐसा दिखता है, इसकी कमजोरी ये है, इसकी ताकत ये है, सब कुछ देख लिया। फिर जैसे ही बड़ा हो गया ना, फिर हमने उसको एग से बाहर निकाला, ठीक है, एग से हमने बाहर निकाला और फिर इसको मार दिया, या तो किल कर दिया, ठीक है, कैसे भी मार दे सकते हैं, ठीक है, या गामा रे रेडिएशन से मार दिया, या फिर किसी भी तरीके से मार दिया, या फिर हमने इसको वीक कर दिया। वीक कर देना मतलब क्या है कि ऐसा समझ लो कि वायरस के हाथ पैर काट दिए,
एकदम कमजोर कर दिया हमने। अभी जो वीक हम कर देते हैं ना, वीक कर देते हैं मतलब जिंदा तो है, ठीक है। अभी फिर इसको हम बॉडी के अंदर डालेंगे या फिर इसमें रिसर्च करेंगे और इसकी वैक्सीन बनाएंगे। ओके, समझ लो वैक्सीन नहीं भी बनाते हैं, इन शॉर्ट ये वीक वायरस है। अभी ये वीक वायरस मेरी बॉडी के अंदर डाला जाता है तो मेरी बॉडी तो आइडेंटिफाई कर लेगी ना, ये कोई बाहर का चीज आ गया है भाई, तो उसके सामने एंटीबॉडी बनाओ। वो एंटीबॉडी जैसे ही बनाएगी तो ये तो वीक है, ये जीत नहीं पाएगा और मेरी बॉडी जीत जाएगी और ये वैक्सीन बन गई। ओके, इससे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि मैकेनिज्म काम कैसे करता है। देखिए, कोई भी अगर बॉडी कोई भी अगर पैथोजन है, मतलब कि वायरस या बैक्टीरिया है, ठीक है, वो पैथोजन जो होता है ना, वो अगर मेरी बॉडी के अंदर घुसता है तो समझ लीजिए पैथोजन है ना, वो ऐसा कुछ दिख रहा है। उसको मैं डेकोरेशन कर देता हूँ, वो कुछ ऐसा दिखने में है, ठीक है। और जो मेरी बॉडी के सेल है, मेरी बॉडी के सेल है, ठीक है, ऑन सेल में लिख देता हूँ, ऑन सेल। जो मेरी बॉडी के सेल है ना, वो कुछ दिखते हैं ऐसे, उसकी डिजाइन है ऐसी, ऐसी डिजाइन है मेरे बॉडी के सेल की। अभी मेरी बॉडी में तो ये बहुत सारे सेल घूम रहे हैं, पर ये पैथोजन तो वाला नया है। तो जैसे ही ये मेरी बॉडी के अंदर एंटर करेगा ना, तो मेरी बॉडी के होंगे, बॉडी के अंदर होंगे लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स दो होते हैं, एक होता है बी सेल, एक होता है टी सेल, ठीक है। अभी बी सेल का काम क्या है, तो किसी को भी आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करना, और इसका काम है टी फॉर टारगेट, किसी को भी किल करना, ठीक है। तो ये अगर पैथोजन मेरी बॉडी के अंदर जैसे ही घुसा, तो जो बी सेल है ना, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, जैसे स्कैन नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड है, स्कैन करेगा कि अच्छा ये तो बाहर का कोई लग रहा है भाई। जैसे ही पता चला कि ये बाहर का है, ये टी सेल को बोल दिया कि भैया इसको उड़ा दो भाई, ये बाहर का इंसान है, तो हमारी बॉडी इसको मार देगी। सेम, ठीक है, ये हमारा बॉडी का सेम मैकेनिज्म चल रहा है। अभी समझ लीजिए कि यही वायरस है, यही वायरस है, पर ये वीक कर दिया है हमने। मतलब समझ लो कि मैंने इसका ये हाथ काट दिया था, ये हाथ काट दिया था, फिर मैंने भेज दिया, मतलब वीक वायरस है। और फिर मेरी बॉडी के अंदर मैंने इसको इंजेक्ट किया। बी सेल का तो काम क्या है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना कि ये ना, कि ये बाहर का है। हाँ, तो जैसे ही आइडेंटिफाई किया, इसने टी सेल को बोल दिया कि भाई इसको मारने का काम शुरू कर दो, और अपना टी सेल उसको मार देगा, तो ये वैक्सीन हो जाएगी। इन शॉर्ट, ये हमने वीक किया हुआ सिर्फ वायरस ही डाला, पर ये वैक्सीन हो गई, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ने मार दिया। अभी समझ लीजिए, अभी समझ लीजिए, अभी क्या होगा, ये तो वीक डाला था ना और हमारी बॉडी ने मार दिया था। अभी क्या होगा, समझ लीजिए, वीक नहीं, ओरिजिनल वायरस जो कि मजबूत है, वो मेरी बॉडी के अंदर आ जाता है, वो मेरी बॉडी के अंदर आ गया। पर अभी मेरी बॉडी ना इंटेलिजेंट है, एक बार अगर उसने किसी को मार दिया ना, तो उसे पता होगा कि इसको, समझ लीजिए कि ये लेफ्ट साइड जैसे ही मारेंगे ना, तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने तो उससे साथ फाइट कर ली है ना, तो वो याद रखेगा कि मैं किस किस तरीके से जीता था। तो अगर ये दूसरी बार एंटर आया, अगर गलती से भी आ गया, तो बी सेल तुरंत इसको आइडेंटिफाई करेगा और टी सेल उसको तुरंत ही मार देगा, ठीक है। इसीलिए अगर एक बार मैंने उसको अपनी बॉडी में वीक वायरस डाल दिया है, तो दूसरी बार अगर मजबूत भी वायरस आता है ना, तो मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। लाइव एग्जांपल क्या रहेगा, हमारा कोविशील्ड, ठीक है। कोविशील्ड या फिर कोई भी वैक्सीन ले लीजिए, जब हम पहली बार लेते हैं ना, तब हमें बुखार आ जाता है। क्यों बुखार आ जाता है? क्योंकि ये नया वायरस था। अभी वो जिंदा वायरस हो, मरा हुआ या कुछ भी हो, पर हमें बुखार आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उससे फाइट कर रही होती है, फाइट कर रही होती है कि वायरस तो आया है तो फाइट करेंगे। बट अगर एक बार जीत लिया, हमारी बॉडी ने एक बार जीत लिया, तब जाके अगर ओरिजिनल वायरस आ जाए, ओरिजिनल कोरोना का वायरस आ जाए, तो क्या हमारी बॉडी को कोई दिक्कत होगी? कुछ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक बार हमारी बॉडी ने उसे हरा के रखा है। ओके, तो ये बेसिक हो गया हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी का हो गया इम्यून सिस्टम, ठीक है। और ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कि किसी से भी हम लड़ लेंगे। ओके, अगर इसमें हमने एक बार वीक करके हुए डाला था जो भी वायरस को, तो उसको हम बोलेंगे लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। यहाँ पे देखो लिखा हुआ होगा लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, क्योंकि वीक था, ठीक है, और मरा हुआ डाला हो तो क्या होगा, किल्ड वायरस वैक्सीन। डन है। तो इसको हम कल्चर कैसे किए, किसी एग में हमने इसको, ओके पहले से बता देता हूँ, किसी वायरस को हमने एग में डाला, फिर बड़ा होने दिया, जैसे ही ये बड़ा बड़ा हो गया, फिर हमने उसको या तो मार दिया या फिर वीक कर दिया, फिर हमारी बॉडी के अंदर डाला। अगर एक बार डाल दिया तो हमारी बॉडी ने उसको पूरा का पूरा स्कैन कर लिया है कि इसकी कमजोरी क्या है, फिर अगर वो दूसरी बार जब भी आएगा तो हमारी बॉडी उसे तुरंत ही खत्म कर देगी। ओके, डन है। ओके, ये इम्यून सिस्टम भी बता दिया और एग बेस्ड वैक्सीन भी बता दी, तो इस तरीके से वैक्सीन बनती है, ये दोनों बन सकती है। ओके, एक और हमारी होती है सेल कल्चर्ड वैक्सीन। सेल कल्चर्ड, सेल कल्चर, सेल कल्चर, इसमें क्या हो रहा है,
जो सेम जो वायरस था, ठीक है, वायरस को हम ग्रो कर रहे थे, किस में कर रहे थे, एग में कर रहे थे ना। यहाँ पे हम कायदे से लैब में ग्रो करते हैं और किसी भी सेल के अंदर ये वायरस डाल देते हैं और फिर उसको ग्रो होने देते हैं। ये सेल कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई एनिमल सेल, मतलब कोई गाय भैंस इंसान, यूजुअली इंसान का ही होगा, बट सेल के अंदर ग्रो करेंगे। इंसान सेल से ही बना हुआ है ना, उस सेल के अंदर ग्रो करेंगे। तो भाई सेल, ग्रो इन सेल, ग्रो इन सेल, ग्रो क्या कर रहे हैं, डेफिनेटली भाई वायरस ग्रो कर रहे हैं। और जैसे ही ग्रो हो जाता है तो बस हमारी वैक्सीन फिर हमें जैसी बनानी होगी बना देंगे, वीक बनानी होगी तो वीक, और किल वाली पूरी की पूरी खत्म करके बनाओगी तो पूरी पूरी खत्म करके बनाएंगे, ठीक है। अगर मैं वीक और किल बोल रहा हूँ तो वो याद मत रखना, ठीक है, याद रखना आप लाइव एटेन्यूएटेड, क्योंकि वीक किया है तो जिंदा तो है, तो लाइव एटेन्यूएटेड और किल्ड वायरस वैक्सीन। ओके चलिए, ठीक है, तो इन शॉर्ट ये हमने लैब में बनाया हुआ है, ठीक है। ये क्यों जरूरी था, देखो लैब में बना तो जल्दी जल्दी बनेगा, वो एग थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लैब में जल्दी बनाएगा, तो ये हम लैब में बना रहे हैं। ओके, फिर है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। रिकॉम्बिनेंट क्या है, ये आप इसको शेप याद है ना आपको, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरी बॉडी को तो सिर्फ बाहर का ऑर्गेनिज्म कोई भी आए तो उसको देखना है ना, स्कैन करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पैथोजन का सिर्फ ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये जो उसके हॉर्न्स है, मैं उसमें से एक हिस्सा उठाऊंगा और उसको ले लूंगा। ये जैसे उसका हॉर्न था उसको मैंने उठाया और भाई ये ले लिया। रुको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। ये उसके हॉर्न्स थे, ठीक है, और ये उसका वो सेल था। इसका मैंने सिर्फ ये ऊपर का हिस्सा, इतना सा हिस्सा मैंने तोड़ा और किसी और में जोड़ दिया। मतलब ये समझ लीजिए ये कोई अनहार्म बैक्टीरिया है, इसमें कोई दम नहीं है, सिर्फ इसमें ये मैं हॉर्न जोड़ देता हूँ। मतलब ये वायरस था, ठीक है, ये डेंजर वायरस था, और ये कोई बैक्टीरिया था, कोई भी बैक्टीरिया जो मुझे कोई नुकसान नहीं करने वाला है। बस इसके अंदर मैंने इसको जोड़ दिया, मतलब क्या किया, कॉम्बिनेशन कर दिया ना, कॉम्बिनेशन। अभी मेरी बॉडी तो क्या करेगी, जैसे ही ये बैक्टीरिया आएगा तो उसको पूरा का पूरा स्कैन करेगा, और वो स्कैन करते वक्त मेरा जो बी सेल है, ठीक है, मेरा बी सेल है, वो उसके हॉर्न को भी स्कैन कर लेगा, राइट, ये हॉर्न को भी स्कैन कर लेगा। तो इसको बस याद रह गया कि भाई ऐसा कोई भी हॉर्न वाला अगर हमारी बॉडी में घुसता है तो हमें क्या करना है, एंटीबॉडीज बनानी है। तो जब फिर ये ओरिजिनल ये वायरस भी घुसेगा ना, तो मेरी बॉडी एंटीबॉडी बना पाएगी, ठीक है। सिंपल है कि मैंने सिर्फ एक हिस्से को तोड़ के किसी और में जोड़ दिया जो कि मुझे नुकसान नहीं करता, क्योंकि ओरिजिनल वायरस देता तो मेरी बैंड बच जाती भाई। तो मैंने ऐसा बैक्टीरिया दे दिया जो कि कोई हार्मलेस है, कोई नुकसान नहीं करता है, या फिर हल्का फुल्का नुकसान करता है, कुछ खास नहीं कर बिगाड़ पाएगा मेरा। फिर मेरी बॉडी के अंदर डाला तो मेरी बॉडी ने उसकी एंटीबॉडी बना ली, क्योंकि ये जो सींग था वो तो मुझे याद रखा ना, उसकी एंटीबॉडी जैसे ही मैंने बनाई तो जब ओरिजिनल भी वायरस आएगा तो मेरी बॉडी उसकी एंटीबॉडी बना पाएगी और वो जीत जाएगी। ओके, ये तुरंत ही टी सेल को बोल देंगे कि ब्रदर अटैक ऑन देम, और खत्म। इसको हम क्या बोलेंगे, ये कॉम्बिनेशन हुआ है ना, तो इसीलिए इस वैक्सीन का नाम है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, ठीक है। फिर एक लास्ट हमारी है न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन, यहाँ पे देख लेना, न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। अभी देखो न्यूक्लिक एसिड, हमारे डीएनए का नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का नाम क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, इन शॉर्ट न्यूक्लिक एसिड है डीएनए और आरएनए दोनों में। तो ये जो वैक्सीन होती है ये क्या होती है, डीएनए बेस्ड वैक्सीन होती है और आरएनए बेस्ड वैक्सीन होती है। देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारी डीएनए की फैक्ट्री है ना बॉडी में, तो डीएनए तो बनते ही रहते हैं। यहाँ पे बस हम अपनी बॉडी को बोल दे रहे हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो भी वायरस है ना या फिर कोई भी पैथोजन है, उसका पूरा का पूरा वो डीएनए का या फिर आरएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए होता है वायरस के अंदर, आरएनए का पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को देख लिया और हमने अपनी बॉडी को बोला कि बेटा ये जो वायरस है ना वो कुछ ऐसा दिखता है। अपनी बॉडी को हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये कुछ ऐसा दिखता है, तो तू खुद ऐसी एक कॉपी बना ले भाई, अपनी तो फैक्ट्री है तो तू इसके जैसा कुछ बना ले। आप बोलोगे अभी ये कैसे हम इंस्ट्रक्शन देंगे, तो वो टेक्नोलॉजी है भाई, वो खुद देख लेंगे, आप उन्हें कर दे दो। इन शॉर्ट हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ऐसा कुछ प्रोड्यूस करो, और जैसा ही हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ दिखने में सिर्फ प्रोड्यूस होता है, सिर्फ दिखने में भी ऐसा प्रोड्यूस हो जाएगा ना, तो हमारी बॉडी क्या होगी, तुरंत हमारी बॉडी एंटीबॉडी रिलीज करेगी। एंटीबॉडी मतलब क्या है, बी सेल और टी सेल, बी सेल आइडेंटिफाई करेगा, टी सेल अपने को टारगेट करेगा, मारेगा, और जैसे ही ये हमने मार दिया तो हमारी बॉडी को याद रह गया कि ठीक है इसके जैसा दिखने वाला कोई भी आता है तो उसको उड़ा देना है, उसको मार देना है। फिर असलियत में जब हमारी बॉडी में वायरस का अटैक होगा तो हमारी बॉडी के पास तो एंटीबॉडी बनी हुई है, राइट, हमें तो पता है इसको कैसे मारना है, तो हम उसको मार देंगे, दैट्स इट।
डीएनए बेस्ड जो वैक्सीन होती है उसमें हम डीएनए को रेप्लिकेट डीएनए में चेंजेस करते हैं, और आरएनए बेस्ड जो होती है उसमें हम अपने जो आरएनए होता है उसको इंक्लूड करते हैं, आरएनए में चेंजेस करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? तो एमआरएनए वैक्सीन इसका एग्जांपल है। ठीक है, एमआरएनए वैक्सीन तो आपको पता ही होगा, राइट? एमआरएनए वैक्सीन इसका एग्जांपल है। चलिए, यस यस, इसका एग्जांपल यहाँ पे सारे के मैंने लिख रखे हैं, यहाँ पे देख लो। ये कल्चर बेस्ड वैक्सीन है, ये पोलियो और रोटावायरस हो सकता है। फिर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है तो हेपेटाइटिस बी या फिर एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है उसकी वैक्सीन हो सकती है। फिर इवन जो हमारी कोविशील्ड है वो भी एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन थी। फिर जो मैंने आरएनए डीएनए वाली वैक्सीन बोली वो क्या थी? तो भाई फाइजर, मॉडर्ना, नाम सुना होगा आपने, डीएनए बेस्ड वैक्सीन, न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन की बात चल रही है। उसमें आरएनए बेस्ड भी होता है ना, एक आरएनए बेस्ड है, एक डीएनए बेस्ड है। तो आरएनए बेस्ड फाइजर, मॉडर्ना, डीएनए बेस्ड ज़ाइकोव-डी। ओके, इन शॉर्ट इसमें क्या है कि हमारी बॉडी को हम रेसिपी बता दे रहे हैं कि भाई देख काम कैसे करना है, आप बस रेसिपी बता दो कि ऐसे आपको बनाने का है, बस वो खुद फिर अपना काम कर। ये पूरा का पूरा आपका वैक्सीन का ऑलमोस्ट सारी वैक्सीन कवर हो गई है। ओके, न्यूज में क्या था भाई वो तो बताना ही रह गया। वैक्सीन के टाइप्स तो मैंने बता दिए। न्यूज में था कि डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड किया है कि ट्राइवेलेंट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है उसका आप यूज कर सकते हो फॉर द इन्फ्लुएंजा ट्रीटमेंट, दैट्स इट। ये जो है वो एग बेस्ड, सेल कल्चर, रिकॉम्बिनेंट, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी वैक्सीन हो सकती है। ओके, और सबका मैंने आपको बता दिया है। इन शॉर्ट, एग में हम वायरस को कल्चर करते हैं, सेल कल्चर में हम सेल के अंदर वायरस को बनाते हैं, फिर रिकॉम्बिनेंट में वायरस का एक हिस्सा तोड़ के उसको किसी में जोड़ देते हैं, कॉम्बिनेट करते हैं, फिर उसको बनाते हैं। फिर अपना ये जो न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन है वो डीएनए बेस्ड और आरएनए बेस्ड दोनों हो सकती है। उसमें हम अपनी बॉडी को बना देते हैं कि बेटा देख ऐसा आएगा जो आप तुझे पे हमला करने आएगा, तो पहले से रेडी हो जाओ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक से बताया होगा, क्योंकि क्या है कि मुझे ऐसा कई बार मुझे आता होता है तो मुझे नहीं पता चलता है कि भाई जल्दी जल्दी मैंने बता दिया, तो हो सकता है कि आपको कोई एक पॉइंट भी ना पता हो तो आपको नहीं आएगा। बट ये जबरदस्ती थोड़ा सा जल्दी और जल्दी बताने में का कारण यही है कि पहले हमने ये डिस्कस कर रखा है, और वो भी तकरीबन 2 बार हमने बात की है, और बहुत इलाबोरेटली बात की हुई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपने अगर देखा हुआ है तो आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा, और इवन पहली बार भी होगा तो शायद तो समझ आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए इग्नोर कीजिए। यहाँ पे आ जाइए सोलर साइकिल। तो सोलर साइकिल क्या होती है? तो सोलर मैक्सिमा से करें सोलर मिनिमा तक हमारी सोलर साइकिल होती है। ये होता क्या है भाई? तो जो सन है ना वो भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड हर साल बदलता, सॉरी हर साल नहीं, कुछ सालों में बदलता है। यस, एवरी 11 ईयर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, एवरी 11 ईयर्स सन अपनी मैग्नेटिक फील्ड बदलता है, अराउंड 11 ईयर्स। मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि उसका जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वो उल्टा सुल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला साउथ हो जाएगा, नीचे वाला नॉर्थ हो जाएगा, वैसे उसकी मैग्नेटिक पोल्स और फील्ड बदलती रहती है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं सोलर साइकिल। ये अप्रोक्सीमेट 11 साल में होता है। ठीक है, जब सन का बेस्ट पीरियड चल रहा हो उसको हम सोलर मैक्सिमा बोलेंगे। यहाँ पे जो भी सोलर एक्टिविटीज होगी ना वो पीक पे होगी, सोलर फ्लेयर्स सबसे ज्यादा आ रही होगी, कोरोनल मास इजेक्शन सबसे ज्यादा हो रहा होगा, ये सब एकदम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो सोलर मैक्सिमा है। और यही जब एक्टिविटीज कम हो जाती है तो वो सोलर मिनिमम है। ओके, और जो सन स्पॉट्स होते हैं वो भी सोलर मिनिमम के दौरान कम होते हैं। ठीक है, चलो सन स्पॉट्स क्या होते हैं सबसे पहले तो देखो सन जो होता है उसमें भी हमें ऐसे ब्लैक ब्लैक डॉट्स देखने को मिलते हैं ना कई बार, कि ब्लैक ब्लैक हमें देखने को मिल रहा है, सन थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है। ये जो सन में ब्लैक हमें चीज देखने को मिलती है वो हमें होता है सन स्पॉट्स, दैट्स इट। ठीक है, और इसका टेम्परेचर रिलेटिवली दूसरे जो सन के आजू बाजू के एरिया ना उससे बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है। जैसे समझ लीजिए कि हम यहाँ पे ऐसा हल्का सा बना देते हैं, ये हमारा सन हो गया। ठीक है, और ये है गए सन के स्पॉट्स, कुछ कुछ ऐसा आपको काले धब्बे दिखते हैं ना सन पे, ये उसके सन स्पॉट्स होते हैं। तो जो हमारा सन स्पॉट्स पे टेम्परेचर है वो समझ लीजिए वो 1000 सेल्सियस है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जो आजू बाजू का होगा ना वो यहाँ पे होगा 1500 सेल्सियस, मतलब आजू बाजू से यहाँ पे इसका टेम्परेचर कम होता है, दैट्स इट। तो ये सन स्पॉट्स होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होती है। और फिर सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन क्या है? तो भाई सन का कोरोना जो है, ठीक है, उसकी जो बॉर्डर है वहां से बहुत सारी आग की लपटें निकलती होती है, गैसेस निकलेंगे, आग निकलेंगी, ये सब है उसका कोरोनल मास इजेक्शन। और सोलर फ्लेयर्स क्या है? यही रेज जब तेजी से निकल रही होगी, मतलब कोरोनल मास इजेक्शन है वो मास वो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, मास मूवमेंट है, जैसे कि ये ज्यादा हो रहा है, मास इजेक्शन है। और सोलर फ्लेयर्स जो है वो कम इजेक्शन, उसमें फ्लेयर्स निकल रही है, दैट्स इट। ओके, चलिए खत्म। यस यस, न्यूज में क्यों था भाई? न्यूज में क्यों था? तो रिसेंटली ये जो नंबर सन की जो एक्टिविटीज होती है
उसने बोला है कि सन साइकिल जो है वो अपने सोलर मैक्सिमा की ओर जा रही है। ये सब सोलर मिशंस कौन-कौन से हैं? तो भाई आदित्य L1 है, प्रोब 3 है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, पंच है, नासा का। ये पूछा जा सकता है, ठीक है? किसका कौन सा है तो आपको याद रखना है। ओके, और ये भी याद रखना है सोलर मैक्सिमा के दौरान जो हमारा सन स्पॉट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और जो सन की एक्टिविटीज है वो भी बढ़ जाती है। मिनिमम के दौरान एक्टिविटीज भी कम होती है और सन स्पॉट्स भी कम होते हैं। ओके, फिर ये देख लीजिए गम अरेबिक। ओके, याद रखना है आपको, जो सूडान है वो इसका 80% प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड। और इंडिया जो भी इंपोर्ट करता है ये गम का, वो गम कहाँ से इंपोर्ट करता है? तो एक तो सूडान से तो करता ही करता है, फिर माली से भी करता है। सबसे ज्यादा हमारा माली से आता है, फिर सूडान से आता है। ठीक है, चलिए। फिर ये ड्राइड वेदर सोल्यूबल एक्सुडेट है, ठीक है। किधर से निकलता है? तो असासिया ट्री से निकलता है। हाँ ठीक है, आपने देखा ही होगा ये सब, ऐसा बहुत सारी ट्री से ऐसा गम निकलता हुआ देखा होगा आपने, उसमें चिपका भी हुआ होता है। इसमें मेंबर कंपोजिशन क्या होता है? तो भाई पॉलीसैकेराइड्स होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एटसेट्रा। फिर इसमें काम क्या आता है? तो भाई खाने में इसका यूज किया जाता है, कोई आपका मेकअप की चीजें हैं उसमें इसका यूज किया जाता है, डाइटरी फाइबर की तरह यूज किया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, बहुत सारी जगह पे यूज होता है। फिर ये जो असासिया ट्री है ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? तो अफ्रीका का साहेल रीजन है वहां पे देखने को मिलती है। ये जो साहेल रीजन है इसको गम बेल्ट ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। और इसका लैंडमार्क क्या है? वेल नोन लैंडमार्क्स वेल्ड्स और सवानाज। वेल्ड और सवाना क्या क्या है? तो इसके ग्रासलैंड्स है, ठीक है, ग्रास लैंड्स। ओके, अभी ये साहेल रीजन मैंने बोला है तो साहेल रीजन का हल्का सा मैप आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 सेकंड में ही देख लेंगे, ठीक है। ये देख लो, ये जो बीच में ऑरेंज आपको दिख रहा है ये साहेल रीजन है, ठीक है। उसके ऊपर पड़ता है सहारा और उसके नीचे पड़ता है सुदानियन सवाना। ये सुदानियन हटा सकते हो आप, सिर्फ सवाना, ठीक है। सहारा, साहेल, सवाना। और ये जो गिनी कंट्री, ये हम नीचे अब देखे थे ना सारे मेटल्स, वहां पे जो गिनी देखे थे ये है। और मैंने आपको शायद ये बता दिया था कि गिनी हमारा गल्फ ऑफ गिनी के बाजू में पड़ता है। नहीं, नहीं पड़ता है, ठीक है, याद रखना, मैंने गलती से बता दिया था। ओके, चलिए, यहाँ पे और कुछ नहीं है। ओके, गम अरेबिक हमने देख लिया, ये याद रखना, ठीक है, पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। फिर है हीमोलिटिक डिजीज ऑफ फीटस ऑन न्यूबॉर्न। ओके, यहाँ पे मैं सब कनेक्ट करके यहाँ पे बताता हूँ आपको। सबसे पहला होता है एनीमिया। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनीमिया, ठीक है। बेबी को यूजुअली एनीमिया देखने को मिलता है। ये एनीमिया का मतलब ही क्या होता है भाई? तो ये जो वर्ड है ना, वो वर्ड ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अनहेमिया। देखो दोनों को मैं तोड़ता हूँ तो ये आता है एक अन और दूसरा आता है हेमिया, ठीक है। इसको एनहेमिया बोलते बोलते एनीमिया हो गया। ये जो एन है ना उसका मतलब होता है नो, ठीक है, नहीं होना, किसी की एब्सेंस होना, एब्सेंस, ठीक है। और जो हेमिया का मतलब है उसका मतलब होता है ब्लड। अभी देखो, तो हो गया ना एब्सेंस ऑफ ब्लड मतलब एनीमिया। और जो हमारा ब्लड होता है ना उसके जो रेड ब्लड सेल होते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, यही जो होता है ना वही ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, O2। क्यों? यही क्यों करते हैं? तो जो इसका शेप होता है ना वो रेड ब्लड सेल का शेप कुछ ऐसा होता है, अगर आपने देखा हो ना, ये क्रिसेंट शेप जैसा, मतलब हल्का सा ऐसा शेप होता है, एक कटोरी जैसा, कटोरी जैसा, ठीक है। और इस कटोरी में ही ये ऑक्सीजन को बिठाते हैं, O2 को बिठाते हैं और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। समझ लीजिए मेरे अंदर ब्लड कम है तो क्या है, ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगा हमारी बॉडी के अंदर। ओके, ठीक है। तो अनेमिया बेबीज के अंदर होता है। ओके, अभी इसी की एक टाइप होती है, ये टाइप हेमोलिटिक डिजीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न। समझ लीजिए कोई मदर है, ठीक है, उस मदर रीसस फैक्टर नेगेटिव है, रीसस नेगेटिव है, ठीक है। रीसस क्या होता है? ये एक इनहेरिटेंट प्रोटीन है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल के सरफेस में देखने को मिलता है, ठीक है। कोई प्रोटीन है, इन शॉर्ट ब्लड का प्रोटीन है रेड ब्लड सेल में मिलने वाला। ये जो है ना वो मदर के अंदर नेगेटिव में है और जो चाइल्ड होता है उसके वॉर्म में, उसमें समझ लीजिए ये पॉजिटिव में है। तो ये दोनों आपस में लड़ाई वड़ाई कर लेंगे, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो जो मदर के जो अपने सेल है ना वो इसके सेल पे अटैक कर देंगे, ठीक है। मदर की इम्यून सिस्टम इसके ऊपर अटैक कर देगी और इसके ऊपर अटैक कर देगी तो क्या हो जाएगा, उसका बेबी को सीवर एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसके जो सेल है रेड ब्लड सेल में ये थे ना भाई, रीसस रेड ब्लड सेल में थे और इस पे ऊपर अटैक किया तो रेड ब्लड सेल के ऊपर अटैक किया, रेड ब्लड सेल के ऊपर अटैक किया तो ये कम हो गए और ये कम हो गए तो बेबी को एनीमिया हो गया। दैट्स इट। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ रहे हो। ऐसा क्यों होता है भाई, क्यों इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, वो हटाइए, जैसे भी हो रहा हो, पॉजिटिव नेगेटिव क्यों है, हमें रॉकेट साइंस नहीं करनी है, मेडिकल साइंस नहीं करनी है तो उसमें नहीं घुसते हैं। पर अगर ऐसा होता है एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव तो अटैक हो सकता है और उस अटैक में बेबी को ये बीमारी हो सकती है।
ठीक है, तो इस बीमारी का ही नाम ये HDFN है। ये ब्लड डिसऑर्डर है, रेड सेल्स टू ब्रेक डाउन क्विकली इन फीटस। जो अपने रेड ब्लड सेल हैं वो टूट जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अटैक हुआ है ना, तो टूट जाएंगे, जिसको हम हीमोलिसिस भी बोलते हैं। और सोचो फीटस के अंदर ही टूट रहे हैं, मतलब जो वॉर्म में है वहीं पे ही टूट जा रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या क्या हो सकता है, तो मिसकैरेज हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, एनीमिया, जॉन्डिस, बहुत कुछ हो सकता है। कई बार न्यूबॉर्न की ही डेथ हो जाती है। ओके, तो ये न्यूज में क्यों था भाई? तो ये जो बीमारी हो रही है ना, इस बीमारी को बचा सकते हैं हमारे एंटी-डी इंजेक्शंस। एंटी-डी इंजेक्शन मतलब, एंटी का मतलब है एंटीबॉडी, और या सॉरी, यस यस ऐसा ही है। एंटी का मतलब एंटीबॉडी और डी का मतलब डी, ऐसे ही नाम दे रखा है, जैसे बी सेल टी सेल है ना, वैसे ही है डी। इसके इंजेक्शन कायदे से लगते हैं, वो बचा सकते हैं। अभी कोई एक स्पेशल रेयर ब्लड वाला कोई बंदा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसकी जो एंटीबॉडीज थी ना, उसमें बहुत सारे एंटी डी पड़े हुए थे, बहुत सारे एंटी डी पड़े हुए थे। उसके जो बॉडी में ब्लड था, उसकी जो एंटी, हमारे शरीर में होते हैं ना बी सेल टी सेल, इसमें डी जो एंटीबॉडी होती है वो बहुत सारी पड़ी हुई थी। तो वो टाइमली डोनेट करता जाता था अपना ब्लड और वो सब। ठीक है, इसकी वजह से आप सोचिए 2.4 मिलियन जितने डोजेस क्रिएट हुए थे एंटी डी इंजेक्शन के, मेडिकेशन से। तो इससे जिसको भी ये बीमारी होती थी ना, तो अगर आप इसको दे दो तो उसमें एंटी डी बन जाएगा, और वो एंटी डी ये जो भी रीसस नेगेटिव जो होती है ना इम्यून सिस्टम, उसको ठीक कर देता। मतलब जो मदर अटैक कर रही थी ना, वो अटैक नहीं करेगी अगर ये एंटी डी आ जाता है उसके पास। तो बस रिसेंटली इनकी डेथ हो गई थी, ये जो ब्लड डोनर थे ऑस्ट्रेलिया के, इसलिए न्यूज में था। ठीक है, तो सोचिए किसी का ब्लड भी ऐसा हो सकता है कि वो लाखों की जान बचा ले, और इन्होंने बचाई भी हुई। आप सोचिए 2.4 मिलियन, इट इज फैंटास्टिक। और ये बीमारी नहीं होने देते चाहिए, HDFN। HDFN का नाम ही क्या है, देखिए ना, हिमोलिटिक डिसीज, मतलब हिमोलिटिक मतलब जो खून के साथ जुड़ा हुआ है, और किसको, तो फीटस और न्यूबॉर्न में। ग्रेट है, चलो। फिर ये भी हो गया है, ये भी हो गया है हमारा, बाजू में देख लेते हैं। यस, फिर है एनिमो एनेमोन फिश। यस यस, एनेमोन फिश। अभी देखो एनेमोन जो होता है ना, यहाँ पे देखना, एनेमोन जो होता है ना, वो जैसे हमारे कोरल लीफ नहीं होता है वैसे ही, ये देखिए, ये हल्का हल्का जैसे आपको ये जैसे दिख रहा है ना, वो समंदर के अंदर ये होते हैं, ये एनेमोन्स है। अब ये एनेमोन्स जो होते हैं वो पॉलिप्स के जैसे ही दिखते हैं, और कॉरल्स और जेलीफिश के साथ साथ हमें थोड़े थोड़े मैच होते हैं। वैसे ही एक फिश होती है, एनेमोन फिश। ये ना बहुत पुअर स्विमर होती है, ठीक से तैर नहीं पाती है। तो ये क्या करती है, एनेमोन के पास चली जाती है और इधर रहती है कि कोई भी अटैकर आए ना तो वो इसको पकड़ ना पाए। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना, ये हल्के से कांटे कांटे जैसे होते हैं, हमें नहीं लगेंगे इतना, पर वो समुद्र में सबको लगते हैं। तो इसके पास कोई जो शिकारी होता है ना वो आता नहीं, मतलब बड़ी मछली नहीं आती, कि उसको ये लग जाते हैं। तो ये फिश रहती है, वो इसके साथ रह जाती है, दैट्स इट, ताकि उसके ऊपर कोई अटैक ना कर पाए। ओके ओके, अभी ये तो बचा लेगी फिश को, तो भाई एनेमोन बचा रहे हैं। फिश बदले में क्या करेगी, फिश क्या करेगी, जो भी एनेमोन को नुकसान कर सकते हैं, मतलब ये जो पॉलिप्स जैसे हैं ये देखने वाले, ठीक है, इसको कोई अगर compete करने वाली कोई स्पीशीज बीसीज है, या फिर इनको कोई मारने आता है, तो बदले में फिश उनको बचाएगी। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मदद कर रहे हैं, इसीलिए दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एनेमोन फिश का और एनेमोन का। बस वही था, ठीक है, कि भाई रिसेंट स्टडी हुई थी, वहां पे हमें यही पता चलेगा कैसे होस्ट और एक दूसरे की मदद करते हुए रह रहे हैं, दैट्स इट, यही है एनेमोन फिश। क्वेश्चन में आएगा तो वही आएगा कि एक्सीलेंट स्विमर होते हैं, बट आप बताओगे कि नहीं नहीं होते हैं। फिर है लाइन ऑफ क्रेडिट। देखो लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, कि समझ लीजिए मुझे बैंक ने 100 रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखा है, ठीक है, तो ये 100 रुपए मेरे पास हमेशा बैंक में पड़े हुए हैं, मैं जब चाहे इस 100 में से जितने भी चाहे ना उसको यूज कर सकता हूँ। जैसे कि समझ लीजिए कि आज मुझे मैगी खाना था, तो मैंने उधर से 10 रुपए उठा लिए और फिर उसका मैगी मैगी बना डाला और ऐश किया। तो 100 में से 10 उठा लिए, तो अभी मेरे पास 90 रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट पड़ा हुआ है। पर समझ लीजिए कि 2 दिन बाद मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास पैसे आ गए हैं, तो मैं 10 रुपए जाकर वापस बैंक में दे देता हूँ, तो अगेन मेरे पास कितना लाइन ऑफ क्रेडिट होगा, 100 रुपए का हो जाएगा। तो बस यही होता है लाइन ऑफ क्रेडिट, ये हमेशा पड़ा रहता है। आपको जितना इसमें से यूज करना है उतना यूज करो, फिर अगर आप वापस भरते हो तो आपको वापस मिल जाएगा लाइन ऑफ क्रेडिट। इट इज जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड, कि हाँ आपको जितना यूज किया उतना भर दो, तो जो लिमिट आपकी है वो वरी से रिन्यू हो जाएगी। सो अपना जो आरबीआई है उसने बोला है एनबीएफसी को कि भाई नया लाइन ऑफ क्रेडिट किसी को मत दो और रिन्यू भी मत करो, बहुत मत बांटो, ठीक है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट इज अ फ्लेक्सिबल वर्किंग कैपिटल लाइक अ डेट फैसिलिटी एक्सटेंडिंग टू सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेसेस। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, चलिए ये सब बकवास है, आप समझ गए हो। वॉलस लाइन ठीक है। फिर है बॉस मेटल। देखो नाम में ही बॉस है, पर ये वो वाला बॉस नहीं है, वो वाला बॉस होता है BOSS,
ये है BOSE। तो ये किसकी बात कर रहा है? जो हमारे सत्येंद्रनाथ बोस है ना, उसके नाम से रखा गया है बॉस मेटल। ये ना हिग्स बोसॉन आपने अगर सुना होगा, हमने बहुत बार बात की हुई है हिग्स बोसॉन, उसको हम गॉड एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, उसी के जैसा ये कुछ होता है, बट ये एक मेटल है। ठीक है कि अभी हमें एक मेटल मिला हुआ था, नाइबोवियम डिसेलेनिनाइड, और ओके डिस डिसेलिनाइड। ये एक एनोमेलस मेटल है। एनोमेलस मतलब कि जो नॉर्मल से अलग है। ठीक है, नॉर्मल से अलग है, डिफरेंट है, वो एनोमेलस होता है। ये एनोमेलस मेटल है क्योंकि सबके जैसा नहीं है। ये कूपर पेयर्स में मिलता है। कूपर है, कॉपर नहीं है। ठीक है, कूपर पेयर्स में मिलता है। कूपर पेयर्स मतलब क्या होता है? इसके अंदर कपल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, साथ ही साथ ये बिहेव करता है लाइक बोसॉन। ये मैंने जैसे बोला ना हिग्स बोसॉन, तो बोसॉन की तरह बिहेव करता है। आपको देखो कुछ समझ नहीं आएगा इससे। इन शॉर्ट बस इतना याद रखिए कि एक ऐसा मेटल है जो मेटल एक साथ दो कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकता है, कि जैसे कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इनफाइनाइट भी नहीं होती है, और ना ही इसकी कंडक्टिविटी जीरो होती है। दोनों के बीच में कुछ चल रहा है इसका। ठीक है, तो ये कलेक्टिव क्वांटम स्टेट में रह सकता है। ये क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है, इसलिए समझाना हार्ड होगा, और ये 55 मिनट हो गई है तो और हार्ड होगा। बस इतना याद रख लीजिए, ये एक ऐसा मेटल है जो कुछ भी कर सकता है। मतलब इसकी कंडक्टिविटी जीरो भी हो, मतलब जीरो भी और इन्फिनिट दोनों के बीच में पड़ा हुआ है, दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इग्नोर कीजिए बॉस मेटल, बस इतना ध्यान रख लीजिए। समझा नहीं रहा हूं मैं अभी। ये हिग्स बोसॉन के जैसा होता है। हमने हिग्स बोसॉन बहुत बार बात करके रखी है, इसलिए अगर आपको वो पता है ना, तो बस यही समझ लीजिए कि ये हिग्स बोसॉन के जैसा मेटल है। दैट्स इट। इसको गॉड्स पार्टिकल बोलता है, ये मेटल भी उसी के जैसा है। ये हमें बॉस मेटल कहाँ पे मिला था? तो नायोबियम डिसेलाइनाइड कुछ था, उसके अंदर ये हमें मिला था। ठीक है, चलो इग्नोर कीजिए। सारी छोटी न्यूज़ हो चुकी है, राइट? ये भी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है। ओके, ऑस्ट्रेलिया नहीं हुआ है, ऑस्ट्रिया को देख लेते हैं। तो ये ऑस्ट्रिया, इसके भी न्यू चांसलर आए थे, इसलिए न्यूज़ में था। रिसेंटली वही जर्मनी है, इसके भी न्यू चांसलर आए हुए हैं। ओके, मतलब उधर के भी प्रेसिडेंट बदले हैं, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट बदले हैं। ठीक है, ठीक है। पूछा जाए तो ध्यान रखना कि इन सब कंट्रीज़ के रिसेंटली बदले हैं। ये एक लैंडलॉक कंट्री है। फिर इसका जो कैपिटल है वो वियना में है। वियना में बहुत सारी कंट्रीज, सॉरी, वियना में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, जैसे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। फिर बॉर्डरिंग स्टेट्स इसके देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो स्लोवेनिया है, इटली है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, सॉरी, हंगेरी, और बस इतना ही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। ऑस्ट्रिया ईयू का मेंबर है, बट नाटो का मेंबर नहीं है। डू रिमेम्बर इट। यहाँ पे भी हम एल्प्स पढ़ते हैं, हमने देख लिया रखा है ना। यहाँ पे फ्रांस से शुरू होते हैं एल्प्स, और थोड़े थोड़े इस एरिया तक हमारे पहुंचते हैं एल्प्स। क्रोएशिया तक भी जाता है, नीचे अल्बानिया को भी हल्का सा शायद टच कर लेता है। ओके, फिर यहाँ पे लेक कॉन्स्टेंस हमें देखने को मिलती है, जो कि स्विट्जरलैंड जर्मनी भी शेयर करते हैं, कुछ इस एरिया में आपको पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर मार्क किया, तो ध्यान रखना आपको। ओके, फिर यहाँ पे रिवर डेन्यूब भी मिलती है। अभी देखो यहाँ पे मैंने नहीं बताया हुआ है, पर डेन्यूब को ट्रेस करना आपका काम है, आप ट्रेस करोगे। ठीक है, आज छोड़िए, चलिए बता ही देता हूँ। देखो यहाँ से ही निकलती है, जो जर्मनी वाला एरिया है ना, यहाँ से निकलेगी, और बीच से ये ऑस्ट्रिया से होती हुई, फिर ये हंगेरी से ऐसे कुछ नीचे बीचे जाती है, और ऐसे होते हुए ये ब्लैक सी यहाँ पे है, ये ब्लैक सी में मिल जाती है। ये अपनी डेन्यूब है। ठीक है, और हाँ, अगर ये ब्लैक सी में, यहाँ पे लिख देता हूँ BS, ब्लैक सी में ये खत्म हो रही है, तो भाई ओरिजिन कहाँ पे हो रही है? तो जर्मनी में भाई ब्लैक फॉरेस्ट करके है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट, और उसके माउंटेन है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स, वहां पर ये शुरू होती है। ठीक है, ब्लैक, तो ब्लैक से शुरू, ब्लैक पे खत्म, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से शुरू हुआ और ब्लैक सी में खत्म हो गई। ओके, चलो खत्म। अभी ना हम छोटी छोटी बड़ी बड़ी है वैसे, पर काम की नहीं है, उसको देख लेते हैं न्यूज़। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, इंडिया के भाई स्पेंडिंग जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है लास्ट डिकेड में, वो डबल हो चुकी है। बस यही न्यूज़ में था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी चीज़ होती है उसमें हमारी जो स्पेंडिंग है वो डबल हो चुकी है। पहले 60,000 करोड़ थी 10 साल पहले 2010 में, और अभी ये 1,27,000 करोड़ हो गई। ओके, मेनली कहाँ से आता है? तो मेनली 50% का जितना गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है। इसी की वजह से हमारा इनोवेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में रैंक बढ़ गया है, अच्छा हो गया है। जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी 6th पोजीशन आती है, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी 39 पोजीशन आती है। ग्रेट।
और ये दोनों के दोनों कौन बाहर निकलता है, तो वाइपो निकलता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चैलेंजेस क्या क्या है, तो जीडीपी में शेयर अभी भी कम है, उसको बढ़ाइए। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन कम है, उसको बढ़ाइए। ब्रेन ड्रेन जो होता है उसको कम कीजिए, मतलब जो लोग बाहर जा रहे हैं उसको कम कर दीजिए, ठीक है। फिर प्रमोट करना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हम क्या क्या इनिशिएटिव लाए हैं, तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, नेशनल एआई मिशन है, इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और वाइज पीएचडी, साथ ही साथ वाइज पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप हम लेके आए हुए हैं, ठीक है। आप दोनों से आपको पता चल रहा है किसमें ये काम कर रहा है। और लास्ट में अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। चलिए, कुछ खास काम का नहीं है, सिर्फ आप ये इतना याद रख लो तो भी काफी है। ओके, फिर है भाई एम्प्लॉयमेंट तो हमारा राइज किया है, बट वेजेस में राइज नहीं हो रहा है। देखिए, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2024 और हमारा इकोनॉमिक सर्वे 24-25 का डेटा यहाँ पे देख लीजिए। तो इकोनॉमिक सर्वे का पहले डेटा देखते हैं। तो कॉर्पोरेट्स का जो प्रॉफिट है, मतलब जो कंपनीज है वो प्रॉफिट कमाती है, उसमें हमें अप्रोक्सीमेटली 22% जितना राइज देखने को मिला है पिछले 15 सालों का ये पीक है। जबकि एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उसमें सिर्फ 1.5% जितना ग्रो देखने को मिला है। मतलब सबको प्रॉफिट कमाना है, नीचे वाले को कुछ नहीं बांटना है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कायदे से भाई हमें नाइंसाफी देखने को मिल रही है यहाँ, बट ठीक है, जो भी हो। फिर स्टैग्नेंट वेजेस है। इंडियन कंपनीज का जो इबिटा है वो तो 22 जितना कवर कर रहा है, बट वेज ग्रोथ की हम बात करें तो वो कुछ भी नहीं है, मॉडरेट ही पड़ा हुआ है। और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात कर ले तो भाई वर्कर्स टू पॉपुलेशन रेशियो है वो भी इंक्रीज हुआ है, और जो हमारी वेज डिस्पैरिटीज है वो भी इंक्रीज हुई है। कैसे, तो कैजुअल वर्कर के रियल वेजेस तो इंक्रीज हुए हैं, जबकि सैलराइज वर्कर जो भी है उसके वेजेस अभी भी स्टैग्नेंट पड़े हुए हैं। यस, वो एक्चुअली सही बात है। आप कोई भी जॉब देख लीजिए, आप 90% जो भी आपके ग्रेजुएशन दोस्त हो, ग्रेजुएट किए हुए नए नए, उसकी जॉब यूजुअली मैं बोल रहा हूँ 15,000 से 40,000 के बीच में ही आपको मिलेगी। इससे ज्यादा 90% का मैं बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा मिल जाए तो मुझे बताना, यूजुअली नहीं होगी। जो जो नए नए लगे हैं, ठीक है, जो एक्सपीरियंस होते हुए बढ़ते बढ़ते आगे बढ़े हैं वो उनकी अलग बात है, पर इनकी 15 से 40 के बीच में ही होगी। ओके, कंसर्न्स क्या क्या है, तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, हमारी डिमांड कम होगी, क्योंकि अगर नीचे वाले लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो आपका धंधा कैसे चलेगा भाई, मतलब जो कंज्यूमर है उनके पास ही पैसा नहीं है। फिर नीड ऑफ बैलेंसिंग वेज ऑफ राइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, उसमें भी दिक्कत आएगी। यस, आप अगर प्रॉफिट राइज करते हो तो एक टाइम तक राइज कर पाओगे, फिर आप नहीं कर पाओगे अगर आप इतना अपना जो शेयर है वो वेजेस में भी ना दो, क्योंकि वेज स्पाइरल हो जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेशन स्पाइरल जैसा भी काम करेगा, ठीक है, चलो इग्नोर कीजिए। यस, फिर इसको देख लीजिए, 6 years ऑफ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ने कंप्लीट की है अपने 6 years, इसलिए न्यूज में था। ओके, व्हाट इज इट, तो देखो नाम को तोड़ दीजिए। श्रम योगी मतलब जो मेहनती है वैसे पर्सन, और मानधन मतलब इज्जत का पैसा देना है उसे। तो कोई भी पर्सन है, उसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है, और उसकी मंथली इनकम 15,000 या फिर उससे कम है। ध्यान देना, ये क्राइटेरिया है और याद रखना जरूरी है। उसमें ये कंट्रीब्यूशन करवा सकते हैं। वो मंथली कितना कंट्रीब्यूट करेंगे गवर्नमेंट को, तो 55 रुपीज से लेकर के 200 रुपीज कवर करेंगे। और फिर जब वो 60 years के हो जाएंगे तो उनको पेंशन मिल सकता है। दैट्स इट। पेंशन कितना मिल सकता है, तो 3,000 के आसपास शायद मिल सकता है। यस, 3,000 के आसपास। और अगर समझ लीजिए कि भाई मैं करवा रहा था कि मैंने पूरी जिंदगी दिया भाई, धीरे धीरे 200 या फिर 100 रुपए मैं दे रहा हूँ, मेरे 60 years मैंने रिसेंटली कंप्लीट कर लिए, पर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरा पैसा कहाँ पे जाएगा, तो जो भी मेरे स्पाउस होंगे उनको ये पैसा मिल जाएगा। पर समझ लीजिए कि मैं 60 नहीं, मैंने 39 में शुरू किया, ठीक है, और बाद में मेरी डेथ हो गई 41 में ही। तो आगे में क्या स्कीम होगा, क्या मेरी स्पाउस को 3,000 दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। फिर उनको ऑफर दी जाएगी कि या तो आप चाहो तो ये स्कीम को कंटिन्यू करवाओ, या फिर जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है उसको बंद कर दो। स्कीम कंटिन्यू मतलब कि जो 100 रुपए दे रहे थे वो 100 रुपए आप देना चालू करो, और आप फिर 60 साल के हो जाओ तो पेंशन ले लेना, या फिर ये स्कीम को खत्म कर दो और जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है उसको लेके निकल जाओ, ठीक है। इसके साथ साथ ना डोनेट अ पेंशन मॉड्यूल भी है। तो जो भी कंपनीज होती है, मतलब कोई भी एम्प्लॉयर है जो अपने फर्म में किसी को एम्प्लॉयमेंट पे रख रहा है, वो चाहे तो वो भी इतना शेयर दे सकता है कि वो चाहे कि भाई मेरे नीचे ये वर्कर काम कर रहा है, इसका 200 रुपए मैं ही हर साल दूंगा, और फिर ये जब 60 साल का हो जाए तो आप उसको पैसा दे देना। तो ये डोनेशन प्रमोट करता है और इंक्रीज करता है एनरोलमेंट की। अगर एम्प्लॉयर चाहे तो ये कर सकता है। ओके, ये इतना ही था। ओके, बाकी यस यस यस, यहाँ पे ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये काम करती है। ये वॉलंटरी है डेफिनेटली। फंड मैनेजर इसका कौन है, तो LIC है। और इनरोलमेंट कहाँ पे हो जाएगा, तो कॉमन सर्विस सेंटर होंगे वहां पे होगा, या फिर मानधन पोर्टल से भी आप करवा सकते हैं। एक बार करवाया है तो आपके खाते से पैसा ऑटो डेबिट हो जाएगा।
किन किन को मिल सकता है, तो भाई स्ट्रीट वेंडर, कैजुअल वर्क, सॉरी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, आर्टिशंस, किसी को भी मिल सकता है। एक्सक्लूजन के क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन इसके अंदर नहीं आएंगे, तो जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के अंदर पार्ट है, नेशनल पेमेंट्स पेंशन स्कीम का पार्ट है, वो सब यहाँ पे नहीं। इन शॉर्ट जो ऑलरेडी ले रहे हैं ना वो नहीं आएंगे। फिर कोई इनकम टैक्स पे कर रहा है तो वो नहीं आएंगे, और किसी को पेंशन बेनिफिट मिल रहा है तो वो नहीं आएंगे। और ये क्यों जरूरी है भाई, तो हमारी जो भी इकोनॉमी है ना उसमें 50% जितना शेयर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है, इसलिए जरूरी है। और इसमें से हमने 30 करोड़ जितना तो रजिस्ट्रेशन भी किया है ई श्रम पोर्टल के ऊपर। ओके, दैट्स इट। और कुछ न्यूज़ अभी बाकी रह जा रही है तो देख लेते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, इधर देख लेते हैं ये दोनों। यस, सारी कंप्लीट हो चुकी है भाई। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। कोई चीज़ न समझ आई हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और मैंने देखा था कि भाई जेट स्ट्रीम के बारे में किसी को कुछ समझ नहीं आया था, तो उसके लिए मैंने ना एक वीडियो, एक नहीं 2-3 वीडियो हमने बना के रखे हैं, उसको मैं रेकमेंड कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा, ठीक है? वो आप देख लेना, आपको जेट स्ट्रीम समझ में आएगी। ठीक है, चलिए, इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।